गुड मॉर्निंग दोस्तों, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एजीएस टीचिंग सेंटर पर स्वागत है आपका। मैं AK शर्मा आप लोगों के लिए 18 संतन का क्रांति मॉडर्न हिस्ट्री क्लास 12 का लेके आ रहे हैं। हम लोग देखते हैं आज पूरी इस वीडियो में, इस एपिसोड में पूरा 18 संतन का विद्रोह को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। एक और हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं 18 संतन का होने का कारण क्या है, वो चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन आज फिर से हम लोग इसको विस्तार रूप से पढ़ने की और समझने की कोशिश करते हैं। देखते हैं 18 संतन का क्रांति। सबसे पहले हम लोग इसमें चीज को समझना चाहते हैं। 18 संतन की क्रांति और विद्रोह, दो चीजों को हम लोग को आज समझना है, विद्रोह और क्रांति। लगता होगा दोनों एक चीज ही है, विद्रोह और क्रांति दोनों एक लग रहा होगा, कोई अंतर नहीं बुझाता होगा, लेकिन थोड़ा सा अंतर है, एकदम बारीकी से मिहिन सा अंतर आपको देखने को मिलेगा, विद्रोह और क्रांति। अब बताइए कि अपने जीवन में कि देखिए कभी कभी कॉलेज में भी जाते होंगे, कॉलेज में कहीं फॉर्म भराने जाते होंगे तो कॉलेज में भयानक मार हो जाता होगा। फॉर्म भराने के चक्कर में, लाइन लगने के चक्कर में, या फिर फॉर्म नहीं भरा रहा, आज घुमा रहा, कल घुमा रहा, सब विद्यार्थी कॉलेज के खिलाफ, कॉलेज के टीचर के खिलाफ क्या कर देते हैं, एक विद्रोह कर देते हैं, हंगामा खड़ा कर देते हैं। ये छोटा मोटा तौर पर विद्रोह करते हैं, इनको हम लोग विद्रोह का गिनती देंगे। या फिर कोई नेता के खिलाफ, कोई पार्टिकुलर एक पार्टी के खिलाफ, कोई संस्था के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, विद्रोह खड़ा कर देते हैं। मेरी मांगे को पूरी नहीं किया जा रहा या मेरी आवश्यकताएं जो है उनको पूरी नहीं किया जा सकता, उनके खिलाफ हम लोग क्या करते हैं, विद्रोह खड़ा कर देते हैं। जैसे कि लगातार देखते होंगे पटना में लगातार जो है ना लोग एक शिक्षा के क्षेत्र में तो कोई मतलब नौकरी के क्षेत्र में लोग विद्रोह कर देता है। जैसे कि देखे होंगे कोई वैकेंसी आया, रेलवे की वैकेंसी या कोई अदर वैकेंसी जो भी आता है, उसमें लंबे समय तक सरकार खींच लेता है। भराया फॉर्म 2020 में और एग्जाम लेगा 2025 में, तो इस बीच में विद्यार्थी क्या कर देता है, सरकार के खिलाफ अजीज होकर के विद्यार्थी जो विद्रोह खड़ा कर देते हैं, प्रोटेस्ट खड़ा कर देते हैं, हंगामा खड़ा कर देते हैं, जाके भीड़ लगाने स्टार्ट कर देता है, जाके तोड़ फोड़ करने लगता है, बोर्ड में जाके तोड़ फोड़ करने लगता है, सरकार के ध्यान को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। ये विद्रोह का रूप ले लेता है। और यही विद्रोह अगर पूर्ण रूप से सरकार नहीं मानती है तो सारा व्यक्ति, सारा स्टूडेंट मिल करके उस बोर्ड के खिलाफ जाकर के क्या कर देते हैं, क्रांति खड़ा कर देते हैं। जाके बोर्ड से एक एक ईंटवा को नोच करके उठाए, कुर्सी टेबल बेंच जो भी जो कागजात पत्थर जो भी है तोड़ फोड़ करके उसका एक एक पार्ट को नोच करके अपने यहाँ ले चले आता, लुटा देता है, तोड़ फोड़ करके ईटा तक नोच लेता है, कुर्सी टेबल बेंच सब चीज को नोच लेता है। तो इसी को हम लोग किसकी संज्ञा दे देते हैं, इसको हम लोग क्रांति की संज्ञा दे देते हैं। अर्थात हम लोग 18 संतन के विद्रोह या क्रांति में सबसे पहले क्या आएगा, तो विद्रोह हुआ। विद्रोह ही धीरे धीरे जो ना उसका विस्तार रूप क्या ले लिया, क्रांति का रूप ले लिया। क्रांति मतलब लूटपाट, तोड़ फाड़, खून फसाद, ये जो हुआ इनको हम लोग क्या देते, क्रांति की संज्ञा देते। दो चीज हम लोग देखे, क्रांति, 18 संतन की क्रांति और विद्रोह को अच्छी तरीका से समझ गए, कोई तरह की दिक्कत। चलिए नहीं आगे बढ़ते हैं। होने का कारण क्या रहा, आर्थिक सुधार में हम लोग देखेंगे। एक आ जाता है रैयतवाड़ी व्यवस्था, जो कि हम लोग पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं, महलवाड़ी व्यवस्था पढ़ चुके हैं, अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन फिर भी हम आपको एक बार ये 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में देखने को मिलेगा। 100% ये तीनों में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा, चाहे रैयतवाड़ी पूछ ले, महलवाड़ी पूछ ले, अस्थायी बंदोबस्त पूछ ले, एक आपका रहेगा। तो फिर से हम एक एक पॉइंट को थोड़ा सा आसानी से हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग अस्थाई बंदोबस्त। ये अस्थाई बंदोबस्त 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लाया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस कब लाया था, 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लाया गया था। इस व्यवस्था के अंतर्गत, अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के अंतर्गत क्या किया जाता था कि भूमि पर जो है ना एक टैक्स लगाया जाता था।
इस पर भूमि पर कर लगाया जाता था और उनसे क्या वसूला जाता था। जैसे कि अब किसी किसान को दे दिया, उस किसान के माध्यम से उनसे एक टैक्स वसूला जाता था। तकरीबन ये जमींदार को दिया जाता था। इससे लगभग बुझिए कि 1/10 भाग जो है कंपनी को दिया जाता था और 1/11 भाग जो है ये कौन लेता था, जमींदार लेता था, जमींदार लेता था। यानी कि 1/10 भाग जो है, टोटल 11 भाग में 1/10 भाग कंपनी को जाता था और जो है 1/11 भाग जमींदार खुद अपने पास रखते थे। इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि पर लगाए गए कर को वसूला जाता था, जिसको हम लोग क्या कहते थे, अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था। किसके द्वारा लाया गया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लाया गया था। इसको हम लोग विस्तार से अपने पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। और उसके बाद देखते हैं रैयतवारी व्यवस्था। रैयतवारी व्यवस्था में क्या हुआ था, धीरे धीरे जब देखे थे प्लासी लड़ाई के बाद जो है ना अंग्रेजों का स्थिति खराब हो गया था, तो अपने जो है ना आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए ये व्यवस्था लाया गया था, रैयतवारी, महालवारी और अस्थायी बंदोबस्त। तो रैयतवारी व्यवस्था में भी इसके अंतर्गत भी भूमि पर ही टैक्स लगाया गया था। इसमें कहा गया था कि जमींदारी पर जो है एक किसी किसान को, इसमें यहाँ हम लोग अस्थायी बंदोबस्त में किसको देखें कि जमीन का मालिक कौन होता था, जमींदार होता था। जमींदार को हम लोग जमीन दे दिया जाता था और जमींदार टैक्स वसूल करके कंपनी को, अंग्रेजों को दिया करता था और 1/11 भाग अपने पास भी रखा करते थे। बट लेकिन रैयतवारी व्यवस्था में क्या सुधार करके कर दिया, इसमें फ्री कर दिया रैयतवारी व्यवस्था में कि किसान ही इसका टैक्स देगा, इसके बीच में कोई काम नहीं करेगा। इसमें बिचौलिया था, जमींदार था, जमींदार भी टैक्स खाता था। अब इसमें थोड़ा छूट दे दिया, रियायत दे दिया रैयतवारी व्यवस्था में कि सिर्फ किसान ही डायरेक्ट किसान टैक्स भरेगा। किसको, कंपनी को, कंपनी मतलब अंग्रेजों को डायरेक्ट टैक्स भरेगा। तो इस व्यवस्था को ही हम लोग क्या कह दिए, रैयतवारी व्यवस्था कह दिए। क्या कह दिए, रैयतवारी व्यवस्था। ये आपका आया था रैयतवारी व्यवस्था। रैयतवारी व्यवस्था आया था आपका 1 साल कब, 1700 कितना पढ़े, 93। ये आया था 1793 में। कब आया था, 1793 में लाया गया था। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं महालवारी व्यवस्था। महाल का अर्थ होता है गांव। महाल का अर्थ क्या होता है, गांव। अब देखिए, अब क्या कर दिया कंपनी, इस व्यवस्था के अंतर्गत जमीन से जो टैक्स वसूला जाता था, एक गांव दे दिया कि इस पूरे गांव से हम जो ना टैक्स वसूलेंगे। अब एक जमींदार से नहीं, एक किसान से नहीं, अब जो है इस पूरे महल से हम टैक्स वसूलेंगे। ये पूरे गांव का टैक्स हम वसूलेंगे। जो पूरे गांव से जो टैक्स वसूला जाता था, उसी टैक्स को हम लोग क्या कहते थे, महालवारी व्यवस्था कहते थे। क्या कहते थे, महालवारी व्यवस्था। ये महालवारी व्यवस्था आपको लाया गया था 1819 ईस्वी में लाया गया था। महालवारी व्यवस्था कब लाया था, 1819 में लाया था, हेक्टर मुनरो के द्वारा। हेक्टर मुनरो के द्वारा लाया गया था। ये अंग्रेज का कौन था, सेनापति था, यानी बोले लॉर्ड था, गवर्नर था अंग्रेज का। इसी के द्वारा 1819 में महालवारी व्यवस्था को लाया गया था। आगे हम लोग देखते हैं सामाजिक कारण। सामाजिक कारण में क्या रहा कि सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह, बाल विवाह, नर बलि प्रथा। अब हम लोग देखते हैं कि अंग्रेजों के द्वारा कुछ व्यवस्था अच्छा लाया गया था। ऐसा नहीं कि सती प्रथा लाया अंग्रेज के द्वारा, देखा कि समाज को सुधारना है, सामाजिक स्थिति को सुधारना है, तो अंग्रेज ने क्या लाया, जमीन पर तो सुविधा दिया ही, टैक्स में परिवर्तन किया। पहला रैयतवारी, महालवारी, अस्थायी बंदोबस्त में सब कुछ किया परिवर्तन ला करके, और सामाजिक क्षेत्र में भी जो है ना सुधार लाने की कोशिश किया। क्या किया कि सती प्रथा, सती का अर्थ होता है जब किन्हीं का
पति मर जाता था, उनके पत्नी को जबरन बहान करके रस्सा से उसी चिता में, उस अग्नि कुंड में उस पत्नी को जला दिया जाता था। और ऐसी व्यवस्था भारतीय समाज में उस समय प्रचलित था, जो कि व्यवस्था कुप्रथाएं की गिनती में गिनी जाती है। लेकिन इस कुप्रथाओं को अंग्रेज ने क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। लेकिन भारतीयों को गुस्सा लग गया इस बात का कि मेरी समाज, मेरी व्यवस्था आप चेंज करने वाले कौन है। ये भी एक कारण हुआ था कि अंग्रेजों के खिलाफ 1870 का विद्रोह होने का कारण था। सती प्रथा को जो समाप्त कर दिया था अंग्रेज, इसी कारण से यहाँ के सामाजिक स्थिति में भी हस्तक्षेप किया था और 1870 के विद्रोह में होने का एक ये भी कारण आपका बनता है। हालांकि ये चीज अच्छा था ना जी, अच्छा काम किया था। क्यों मरेगा पत्नी, क्यों मरेगा? अंग्रेज ने इस बात को छूट दे दिया गया था, नहीं, जिनका पति मरेगा पत्नी नहीं करेगा, नहीं मरेगा उनके। पत्नी को भी छूट दिया, तुम भी जाके दूसरा शादी कर सकते हो। विधवा पुनर्विवाह के तहत 1856 में इसमें दे दिया था कि विधवा पुनर्विवाह के अंतर्गत जिनकी पति मर गए उनकी पत्नी को दूसरा वो अपना शादी कर सकते हैं, ये छूट दिया गया था। इस प्रथा से भी जो है ना अंग्रेज जो है छूट किया था और भारतीय समाज वाले को इस बात का बुरा लग गया था। और इनके कारण से भी जो है ना 1870 का विद्रोह होने का एक रीजन, एक कारण आपका बनता। हालांकि ये व्यवस्था ठीक था, लेकिन कहते सती प्रथा के अंतर्गत ऐसा नहीं था कि पत्नी मर गया तो पति को बहान करके ले आ करके जलाया जाता था, ऐसा नहीं था। सिर्फ पत्नियों के साथ ही न दुर्व्यवहार हो रहा था। अगर पति पहले मर गया तो पत्नी, जिंदा पत्नी को जो न बहान करके, रस्सा में बहान करके उस आग में जलाया जाता था। ये कुप्रथाएं थे उस समय समाज की। दोनों के बराबर होना चाहिए। पत्नियां मर गई तो पतियों ले आके जलवाओ, लेकिन ऐसा नहीं था, पति को नहीं जलाया, सिर्फ पत्नी को जलाया जाता था। इस व्यवस्था को अंग्रेज ने क्या किया था, समाप्त कर दिया था। विधवा पुनर्व्यवस्था को भी ला दिया था। अगला देखते हैं बाल विवाह। उस समय बाल विवाह बड़ी प्रचलित था जी। आप बताइए, बाल विवाह प्रचलित था तो में भी ठीक था, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाल विवाह के अंतर्गत ये कौन सी विवाह है कि 13 साल की लड़की और 50 साल का लड़का, ये कौन बाल विवाह हुआ? अगर 13 साल की लड़की है तो 15 साल का लड़का, 16 साल का है तो चलो ठीक है, लेवल में है, ठीक है, चलो बाल विवाह। लेकिन ये कुप्रथाएं थे उस समय। लड़की का उम्र 12-13 साल का और लड़का का उम्र 40 साल का। अब बताइए, लड़की को तो गोद में लेकर ना ब्याह करेगा जी। 50 साल का बुढ़वा जो 12 साल की लड़की से, बच्चा से जो ब्याह करेगा, उनको गोद में ले आकर ना ब्याह करेगा। बाप का उम्र का है और गोद में ले आकर के सिंदूर दान करेगा। अब बताइए, कुप्रथाएं थे ना, एकदम गोद में ले आकर के विवाह करना तो कुप्रथाएं थे। ये जो है आपका बाल विवाह को जो है ना अंग्रेजों के द्वारा इस कुप्रथाओं को समाप्त किया था। और भारतीय समाज में ये अच्छा काम अंग्रेजों के द्वारा किया गया था। लेकिन भारतीयों को उस समय समाज में जो, इसका समाज में जो चल के आ रहा था, उसको हटाने पर उसको बुरा लगा था। ये भी एक कारण बना था बाल विवाह का, 1870 का विद्रोह में शामिल होने का। क्या जी, ठीक किया था? नहीं किया था? ठीक नहीं किया था तो क्या माजरा है गोद में लेके ब्याह करने का। अगला देखते हैं नर बलि प्रथा। नर बलि प्रथा को भी जो अंग्रेज के द्वारा समाप्त किया गया था। नर मतलब होता मनुष्य या आदमी होता था। उस समय ऐसी कुप्रथाएं थे, कोई विशेष कार्य होता था ना, नदी तालाब झरना में कुछ कार्य होता था या नदी पुल बनाया जाता था, उसमें नर का बलि दिया जाता था, अर्थात आदमी को ले आके काटा जाता था, तब उस शुभ कार्य को किया जाता था। ये कुप्रथाएं थे। इस कुप्रथाओं को भी जो ना अंग्रेज क्या किया था, समाप्त किया था। लेकिन जो है ना भारतीय समाज में इस बात का भी बुरा लगा था। ये भी कारण 1870 का विद्रोह होने का एक रीजन था। आज भी चलता है, लेकिन आज हम लोग जो ना आदमी के, नर के जगह किसको बलि दिया जाता है जी? पाठा को दिया जाता है। काली पूजा में देखते होंगे लाइन लग जाता होगा पाठा का। अब नर के जगह थोड़ा सा परिवर्तन करके पाठा को चढ़ाया जाता। पाठा समझते हो ना? कौन समझता होगा? पाठा को चढ़ाया जाता था। ये भी इस नर बलि प्रथा को जो ना समाप्त किया गया था। अब देखिए, एक देखिए
धार्मिक सुधार के अंतर्गत, धार्मिक सुधार में हम लोग देखे ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने दे किया था। पिछले क्लास में भी हम लोग इस चीज़ों पर बात कर चुके हैं, समझ चुके हैं। धार्मिक में जबरदस्ती अंग्रेज जो क्या किया, छूट दे दिया था 1813 एक्ट के तहत, पढ़े थे हम लोग पिछले क्लास में। 1813 एक्ट के तहत अंग्रेज को छूट दिया गया था, जो भारत में आकर के जो ईसाई का प्रचार प्रसार कर सकता था। अगला हम लोग देखते हैं तकनीकी सुधार। क्या है जी? तकनीकी सुधार। तकनीकी सुधार में क्या देखते हैं? प्रेस, डाक, ये जो सेनाओं को छूट दिया गया था, प्रेस की स्वतंत्रता जो दे चुकी थी, या फिर डाक व्यवस्था, पोस्ट कार्ड जो था, उनको लेटर लिखने के लिए अपने घर में छूट जो दिया गया था, उन छूट पर क्या कर दिया था? छूट दे, आदत लगा करके किसी का आदत तोड़िएगा ना, आदत लग जाएगा, बड़ी बुरा होगा। अब हमको रोज ले आकर के चाय पिलाने का आदत लगा दिया है, और दूसरा दिन कहने का मतलब कहता आप नहीं पिलाएंगे तो उस आदमी से बड़ा बैर हो जाएगा। वही बात सेम टू सेम यहाँ पे है। डाक की सुविधा अंग्रेज ने भारतीय सैनिक को दे रखा था, पोस्ट कार्ड की सुविधा दे रखा था। अचानक उनकी पोस्ट कार्ड की सुविधा को समाप्त। आप खरीद को लो बाबू, अब आदत लगा के खैनी खाने का आदत लगा दोगे और कहोगे कि ना अब दूसरा दिन अपने से खरीद के खाओ, आदमी को गुस्सा नहीं लगेगा। तो वही बात इनके साथ हुआ था। अगला हम लोग देखते हैं रेल। रेल में भी बड़ा भेदभाव हुआ था जी। रेल में अब देखिए पंडितवा सबका तो पहले से भी जो वर्चस्व बना हुआ रहा था, प्राचीन काल से भी पंडित सबका वर्चस्व था। आज के समय में भी पंडित का वर्चस्व बना हुआ है। झाजी सबका आज के समय भी बना हुआ पूरा माहौल बना हुआ है। अभी भी आएगा कोई शुभ कार्य, जब तक झाजी नहीं आएगा, उसका पैर कमल नहीं पड़ेगा तो कोई पूजा पाठ ढंग का नहीं हो पाएगा। अभी भी चलता। उस समय में भी 1857 के विद्रोह के समय में भी रेल में बड़ी भयानक सा बवंडर होता था जी। पंडितवा लोग जब गाड़ी में टिकटवा बना के जाते थे ना, तो उनमें अगर पंडितवा का टिकट लोअर बर्थ में पड़ गया और ST/SC का ऊपरका वाला में पड़ गया, उचवा वाला में, तो पंडितवा को बड़ा दिक्कत करता, हाय तबा तबा ये क्या हो गया, मेरा ये छुटका जात मेरा सर पर बैठेगा, मेरे ऊपर में सुतेगा, ये हम रहेंगे नीचे में और मेरे ऊपर में रहेगा ST/SC। नहीं पता चलेगा जात। पंडितवा सब देख करके पता कर लगे ये छोटका जात है कि बड़का जात है। अरे हम झाजी हैं, झाजी के तरफ व्यवहार रहेगा, और जो ST/SC रहेगा उनका व्यवहार गुस्सा, डांसन, बातचीत, दो चार शब्द बात करेगा तो नहीं पता कर लेगा, हमसे बात करेगा नहीं पता कर लेगा जी, तुरंत पता कर लेगा। एक बार पंडित सब अपने जुगाड़ू होता, तुरंत पता कर लेता था। तुरंत उधर से ईसाई को बुलाता था, ईसाई मतलब अंग्रेज को, टीटी को बुलाता था, तुरंत टीटी को कॉल करता था। उधर टीटी आता था, टीटी तुरंत आया, कहता था सो मी टिकट, सो मी टिकट, आया टीटी कहता सो मी टिकट, तुरंत टीटी देखा, अच्छा लोअर बर्थ है, लोअर बर्थ है, देख लिया कि लोअर बर्थ है। टीटीओ अब क्या करेगा, यू विल बी डाउन एंड ही विल बी अप। तो टीटी कहता यू शट अप, उसके बाद कहता था यू शट अप। जो इसका अर्थ हुआ कि जो ऊपर में है तुम नीचे आ जाओ, जो नीचे है ऊपर चल जाओ। यू विल बी डाउन ही एंड ही विल अप, यू शट अप। अब तुम कुछ नहीं बोलेगा, ये बोल करके निकल जाते थे ये अंग्रेज का। तो ये परिवर्तन, बड़ी भेदभाव होता था। अंग्रेज जो है इन पंडित सब के वर्चस्व उस समय भी बना हुआ था, और आज भी जो है ना पंडित सब का वर्चस्व बना हुआ है। होशियार इतना है ना, देखेंगे युद्ध में जितना जो है पंडित जो है, या फिर बोलिए कि ब्राह्मण जो है, वो कभी राजा नहीं बना। इसका रीजन उसके पीछे क्या है, बड़ी सातिर है ब्राह्मण, राजा नहीं बना। वो जानता बेटा हम राजा अगर बन गए तो हमको मरना तय है, कहीं न कहीं वार होगा, युद्ध होगा। तो युद्ध में अंततः सेना जब मरेगा ना, आगे तलवार लेकर के हमको खड़ा होना होगा, लड़ना होगा, उसमें मेरा जो है खुराना निश्चित है। कुछ आएंगे, या तो हम मरेंगे या तो मारेंगे, मरेंगे। लेकिन पंडित जी क्या है, ब्राह्मण का क्या रीजन है, बेटा तुम आओ कि तुम जाओ, तुम जाएगा तुम्हारा बेटा आएगा गद्दी में, लेकिन उसको भी चलाएंगे तो हम ही, क्यों नहीं बगल में बैठ करके गाइडलाइन करेंगे।
तुम आओ या कि तुम्हारा बेटा है, अगर तुम्हारा पोता है, कि तुम्हारा कोई पूर्वज है, चलाएंगे सबको हम ही, क्यों जाएंगे खून फसाद मरने के लिए। उस समय से होशियारी करते हुए आज भी होशियारी करता है, आज भी उसका दर्जा आज भी ऊंचे दर्जे में। हम लोग पढ़े थे ब्राह्मण का जन्म किससे हुआ, मुख से हुआ, क्षत्रिय का जन्म कहाँ से हुआ है, क्या ये चीज हम लोग जान चुके हैं। तो इस चीज को हम लोग बारीकी से समझते हैं। सैनिक कारण में भी हम लोग देखे थे पद का जो है ना, पद का भेदभाव किया जाता था। जिनका पद देखे थे कि हम लोग पिछले क्लास में भी देखे थे कि जो भारतीय सैनिक और अंग्रेजी सैनिक का पद सेम रहता था, लेकिन वेतन में भी भेदभाव किया जाता था, पद का भी कारण रहा था। अगला देखते हैं प्रशासनिक कारण। प्रशासनिक कारण जैसे पेंशन दे करके किसी को जगह पे बैठा देना, जमींदार को कुछ अधिकार देना, पेंशन दे करके उसके जगह से राजा से मुक्ति करवा देना, पेंशन लो अपना जीवन काटो, ये भी प्रशासनिक कारण बना हुआ था। दूसरी बात तत्कालीन कारण में बखूबी हम लोग समझते हैं कि तत्कालीन कारण में क्या होता था कि वो सुअर और गाय दो चर्बी का जो बड़ा भयानक सा इसमें बवाल और बवंडर हुआ। क्योंकि देखिएगा कि थोड़ा सा कि जैसे कि ये चर्बी का क्या रोल रहा था जी, गौर कीजिएगा चर्बी का रोल। लग रहा है पेंसिल है, लेकिन जब जाएगा अंदर तो पूरा बवाल कर देगा। देखिएगा पेंसिल लग रहा है। देखिए ये क्या है, बुलेट है, गोली, ये बुलेट है बाबू, गोली है। अब देखिए यही गोली जो हुआ करता था उस समय, एनफील्ड राइफल जो हुआ करता था, तो एनफील्ड राइफल में यही गोली दागा जाता था। और गोली जो बना होता था इसमें क्या होता था, यहाँ पे बारूद रहता था, यहाँ पे बारूद रहता था, ये लेयर खोखला रहता था, और ये कुछ नहीं, ये नुकीला पदार्थ आगे रहता था गोली का, शीशा लगा हुआ नुकीला पदार्थ गोली का ये आगे रहता था और कुछ नहीं। ये बारूद, यहाँ पे बारूद में क्या दिया जाता है, चिंगारी दिया जाता था और इसमें लेप लगाया जाता था। क्या लगाया जाता था, लेप लगाया जाता था कि लंबे समय तक अगर रहे तो इसमें जंग नहीं पकड़े। और जंग से बचने के लिए जो है ना, चमड़ा मतलब गाय का जो है ना चर्बी मतलब तेलीय पदार्थ होता है ना, वैसे पदार्थ होता है चर्बी। तो गाय का चर्बी एक बड़ी मात्रा में उस समय उपलब्ध था। गाय का चर्बी का जो है ना क्या बनाया जाता था, इसके ऊपर का कवर बनाया जाता था। क्या बनाया जाता था, कवर। और सुअर का जो ना चर्बी जो होता था ना, बड़ा भयानक सा होता था वो, उसमें जो चर्बी, सुअर का चर्बी मजबूत होता था, लंबे समय तक जंग लगने नहीं देता था, कम मात्रा में होता था। लेकिन गाय का जो होता बड़ी मात्रा में, दोनों को मिक्स करके एक कारखाना में मिक्स करके एक क्या बनाया जाता था, कवर बनाया जाता था। और ये कवर इस ऊपर में लगाया जाता था, गोली के ऊपर में, ताकि जंग नहीं लगे, लंबे समय तक ये सुरक्षित रहे। और इन्हीं का जो ना एक पलित्ती टाइप का रहता था, और जब बंदूक में लगाना होगा तो इससे क्या किया जाता था, दांत से इसको खींच करके निकाल लिया जाता था पलित्ती, उसका कवर को छुड़ाया जाता था। कवर को छुड़ा करके वही चमड़ी का जो बना हुआ था गाय का या फिर बोलिए सुअर का जो बना हुआ था, छुड़ा करके उस गोली भरा जाता था, तब ट्रिगर दबाया जाता था। और ट्रिगर जब दबाया जाता था तब गोली निकलता था एकदम स्पीड से, और तब दागा जाता था, तब बवाल होता था। तो यही चीज का जो ना आभास जो है पहले से चल रहा था, लेकिन भारतीय सैनिक को पता नहीं था इस बात का कि मुस्लिम धर्म में सुअर को तो छूने का बात तो अलग बात है, मुंह में लेने की बात तो अलग है। मुस्लिम धर्म में सुअर का नाम तक नहीं लेता है। अगर गलती से मुस्लिम धर्म में सुअर अगर सट गया शरीर में तो 40 दिन तक जो है ना उसको मस्जिद में जाने नहीं दिया जाता, नमाज पढ़ने नहीं जाता। इतना छुआछूत माना जाता है। और हिंदू धर्म में गाय को गौ माता माना जाता है, दर्जा दिया जाता है, भगवान का दर्जा दिया जाता है।
गोमाता का दर्जा दिया जाता है और उनकी हत्या जो है हिंदू धर्म में नहीं सुन सकता है। अगर एक चीज देखते हैं हमें हिंदू धर्म में, जब गाय अगर बीमार पड़ती होगी तो गाय के गले में जो ना कंठा नहीं लगाया जाता था, रस्सा नहीं लगा के बांधा जाता है। अगर गलती से गाय को बांधना है घर में, गुहाल घर में बांधना है, गला में रस्सा जो लगा हुआ, उसी दरमियान में गाय अगर मर जाती है तो हिंदू धर्म में कम से कम 7 गांवों से मांग करके, 7 घर से मांग करके, ब्राह्मण को बुला करके, जैसे घर में आदमी मरता है जैसे पूजा पाठ कराया जाता है उसका, उसी प्रकार से जो ना क्रियाक्रम करवाया जाता है और उस व्यक्ति को हिंदू धर्म को कर्ता बनता है। जैसे आदमी मरता है तो कर्ता बनता है ना, उसी प्रकार से गाय अगर मर गया तो कर्ता बनना पड़ता है। उस राशि, जिस राशि से गाय बांधा हुआ मरी थी, उस राशि को गल्ला में ले करके माफी मांगना पड़ता है। इतना हिंदू धर्म में माना जाता है। तो उस गाय की हत्या कर दे या उनकी चर्बी का जो मुंह से छुड़वाए तो हिंदू तो बिगड़ेगा ही जी। अब मुसलमान को अगर जो सुअर का नाम भी बुलवा दे तो कितना बवंडर खड़ा करेगा, मुसलमान तो बिगड़ेगा ही जी। इसी बात का जो न आभास हो गया था कारखाना में, जो ये अंग्रेज जो बना रहा था ये कवर, इससे पहले किसी को आभास नहीं होने दिया था। एक जो है व्यक्ति का ये कि मंगल पांडे का कहते हैं, किसका, ये 34वीं एनफील्ड राइफल का, या कहते हैं क्या कहते हैं उसको, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री राइफल के जो एक सदस्य थे, वही जाकर के दिल्ली के कारखाने में जाकर के ऐसे घूमते घूमते चले गया। सेना है तो वहां पे चले गया, उस कारखाने में भारतीय सैनिक का आना जाना मना था, लेकिन ये बेचारा चल गया था वहां। तो चल गया तो अचानक देख लिया था कि अरे बड़ी मात्रा में गाय का चर्बी देखते हैं, गाय का खाल उल देखते हैं, इधर हड्डी गुड्डी, इधर ये सब पूरा गाय, इधर सुअरों देखते हैं पूरा रखल है। तो दोनों को मिला करके पूरा भट्टी में गर्म कर रहा था चर्बी को, और गर्म करके उसी का हम देखते थे कवर बना रहा था और अपना गोली निकाला फट से। अरे कवर तो सेम टू सेम है, मेरा बंदूक का गोली और ये कोभरवा जो बना रहे अंग्रेजवाद, दोनों तो सेम है एकदम। अरे तुरी कही तो बवाल कर दिया। ये हिंदू को हमको मतलब गैया का चर्बी मुंह से दिलवा दिया, कहते अब मुस्लिम को लगा के सुअर का चर्बी मेरा मुंह से छुड़वा दिया। जब तक मुंह से उसको खींच करके फेंका नहीं जाता था तब तक उसका कवर निकलता नहीं था, और तब तक गोली लोड होता नहीं था, तब तक फायरिंग होता नहीं था, ठीक है। और लंबी फायरिंग करने के लिए बंदूक का नाल जो है, गोली कुछ नहीं करता है, बंदूक ज्यादा करता। जिस बंदूक का नाल लंबा रहेगा वो गोली बड़ी स्पीड से जाएगा, और जिसका नाल छोटका रहेगा, 3 का नाल छोटका रहता है ना, वो बगलों से मारता, ठुस लगा तो लगा, नहीं तो फिर भी बच गया। मैं एकदम बगल से सटा के मारे हुए ठाए से तब वो आदमी मरता है, और इतना दूर से इस दीवार से उस दीवार के पास मारोगे तो आदमी मरता भी नहीं है, क्योंकि गोली का गति जो होता है कम हो जाता है, स्पीड कम हो जाता है, कि नाल उसका छोटा रहता है। और जो उसी से अगर राइफल से मारेंगे, राइफल वाला नाल बड़का होता है, खड़ा करके 5-10 ठोको एक साथ मार दो, 5-10 ठोको पार कर देगा, क्योंकि नाल जो बड़ा होता है ना, इधर से जो बारूद में आग लगाया जाता है, यहाँ से निकलता है, ये गति देता है, एकदम सीधा स्ट्रेट जाएगा। इधर उधर अगर नाल नहीं रहेगा ना तो उसको गति नहीं दे पाएगा, इधर जाएगा कि बाबा इधर जाएगा पता नहीं। अगर नाल सीधा है एकदम स्पीड से निकलता है, सीधा जाता है, यहीं से मौसम बना, और यहाँ निकला एकदम गोली स्पीड से जाता है, धक से लगता है, समझे। ये रीजन होता है। ये था प्रशासनिक कहते तत्कालीन कारण। ये क्या था आपका तत्कालीन कारण। आगे हम लोग देखते हैं, यही से तत्कालीन कारण में यही बात मंगल पांडे का एक सेना देखा था, वो आकर के 34वीं नेटिव इन्फेंट्री में आकर के बोल दिया, और 34वीं नेटिव इन्फेंट्री में इस बात जो ना आग के तरफ फैल गया, पूरे सेना में आग के तरफ फैल गया कि हम लोग को ऐसा ऐसा काम करा रहा है मुसलमान हिंदू सब इसमें। और इसमें पकड़ा गए ब्राह्मण, ये जो था मंगल पांडे ब्राह्मण था, ये तो इसको और अखर लगा
कि गैया का चर्बी हमको दिला दिया ये अंग्रेजवा, गैया का चर्बी बुलाया उधर अंग्रेजवा सेना को बुलाया, रे बताओ तो कैसे कैसे तुम लोग क्या कर रहा है। बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं, कोई बात नहीं है, ये अफवाह है। जब उसको बताया कि बता तुम्हारा फलना कारखाना में, दिल्ली का फलना कारखाना में फलना चीज़ फलना मिला करके, सुअर और गाय का चर्बी मिला करके, ये जो चमड़े का कवर जो तुम लगाता है तेलीय पदार्थ जंग से बचने के लिए, वही है ना, देखो तुम ये है ना वही, उसका कब बन हो गया आप। वो जान गया कि नहीं, जान गया इस बात का। इस बात को लेकर के जो है ना भयानक गुस्सा चढ़ा किसको, मंगल पांडे को। अब मंगल पांडे ने निकाला फटाक से अपना बंदूक और धड़ाधड़ से अंग्रेजवा को वहां जितना था सबको मार दिया गोली फटाफट। मंगल पांडे फटाफट मार दिया गोली। इस बात का पता पूरे अंग्रेज को चल गया। अंग्रेज तो आग बबूला हो गया इस बात को सुन करके कि मेरे सेना को मार दिया। कौन मारा, तो 34वीं इन्फेंट्री राइफल का जो सदस्य मंगल पांडे था उसी ने मारा। अब पूरा सैनिक, अंग्रेजों का सैनिक आकर के मंगल पांडे को क्या कर लिया, दबोच लिया। दबजा तो दबजा, और वहीं पे 34वीं इन्फेंट्री राइफल के सामने में, सब सेना के सामने इसको उसी जगह बड़ी जलील करके, बड़ी तरीका से पनिशमेंट देकर मार करके फांसी लटका दिया गया वहीं पे मंगल पांडे को। जैसे मंगल पांडे को फांसी लटकाया, इस बात का आह्वान पूरे भारत में जितने सैनिक का छावनी थे, सभी सैनिक छावनी में आग की तरफ फैल गया कि भारतीय सैनिक मंगल पांडे को फांसी दे दिया अंग्रेजों के द्वारा। सारा सैनिक जो है ना गुस्सा में आ गया। इनमें से सबसे ज्यादा गुस्सा में आया 20वीं 20 यहाँ लिखा हुआ 20वीं नैतिक इन्फेंट्री। ये कहाँ में है, मेरठ में था। और ये 34वीं नैतिक इन्फेंट्री कहाँ था, बैरकपुर में था। बैरकपुर जो कि आपका मैप में देखिएगा तो ये मैप में बैरकपुर दिखता है आपको, पश्चिम बंगाल में ही है बैरकपुर। कहाँ है, WB पश्चिम बंगाल में ही बैरकपुर है। इस बात का आह्वान चला और ये बात फैल करके कहाँ पहुंच गया, आपका मेरठ तक पहुंच गया। मेरठ के 20वीं नैतिक इन्फेंट्री में इस बात का फैला हुआ और यहाँ के जितने सैनिक थे फटाफट जो है ना एक्टिव होकर के, जितने भारतीय सैनिक को इस इन्फेंट्री के अंदर अंग्रेजों ने गुलाम बना करके रखा था, उन सभी को जो है भारतीय सैनिक ने आज़ादी दिला दिया। और यहाँ से जो है ना मूवमेंट स्टार्ट हो जाता। 1857 की क्रांति जो है ना अब आग की तरह पकड़ लेता है। ये बवंडर हो गया अब होना था। देखिए इस बैठक के तहत अंतर्गत ये बनी थी कि ये होना कब था, 30 मई को होना था, 30 मई को। लेकिन जो है ना इस बात का जो पता चल गया था मंगल पांडे को कि मेरे साथ ऐसे चर्बी का व्यवहार किया जाता था, तो 30 मई से होने से पहले ये 10 मई को ये 1857 का क्रांति आरंभ हो गया था। यही रीजन था, 30 मई के जगह जो है ना 10 मई को ही ये एक्टिव हो गया था। आगे हम लोग देखते हैं, इसका परिचय में देखते हैं, 1857 के परिचय में देखते हैं कि जनवरी 1857 को ये क्रांति जो है ना शुरुआती जो है ना घुनसुन की बात जो था जो है दमदम से स्टार्ट हुआ था। ये दमदम आपका कहाँ पड़ता है, तो कोलकाता में पड़ता है। दमदम कोलकाता में, मैप में देखिए यहाँ पे हम दिखा रहे हैं आपको मैप में। इस जगह को हम लोग क्या कहते हैं, दमदम, अर्थात समझिएगा इस वक्त ये खोपचे वाला जगह दिख रहा है ना, खोपचे वाला, ये खोपचे वाला बांग्लादेश है। उस समय बांग्लादेश था ही नहीं, पहले तो भारत ही था, ये सारा अंग भारत का ही था। ये पाकिस्तान वाले जो क्षेत्र देख रहे हैं ये भी भारत का ही अंग था। तो इस जगह दमदम से स्टार्ट हुआ था आपका जनवरी 1857 को पहली बार 1857 का विद्रोह का बिगुल बजा था। उसके बाद आ जाते एक महीना बाद, जैसे फरवरी में 1857 को बहरामपुर से जो है ना इसका बिगुल बजना स्टार्ट हो गया था बहरामपुर से। और 29 मार्च 1857 को
बैरकपुर छावनी से स्टार्ट हो गया था, यानी जहां मंगल पांडे थे, जहां मंगल पांडे की हत्या की गई थी, या मंगल पांडे जो अंग्रेजों को मारे थे, उसी छावनी से अच्छा रूप से एक अच्छी तरीका से 1857 का जो ना क्रांति आरंभ हो गई थी। और 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का दल का सदस्य था मंगल पांडे। पूछता है जी, मंगल पांडे किस सैनिक रेजिमेंट के थे? 34 34वीं सैनिक इन्फेंट्री नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट के थे। लेफ्टिनेंट, देखिए इसी जगह कहते हैं मंगल पांडे ने लेफ्टिनेंट बाग और सार्जेंट हुडसन को गोली मार करके हत्या कर दिया था। ये दो व्यक्ति अंग्रेज के मुख्य लेफ्टिनेंट थे, और इसी जगह अंग्रेज को जो है ना कहते हैं आपका मंगल पांडे ने गोली मार करके हत्या कर दिया। किसका? लेफ्टिनेंट बाग और सर्जेंट हुडसन की हत्या कर दी थी, जिसके कारण से अंग्रेज ने बौखला करके आनन फानन में तुरंत इसी 34वीं राइफल इन्फेंट्री के जगह ही मंगल पांडे को 8 अप्रैल को फांसी की सजा दे दी गई थी। कितना अप्रैल को? 8 अप्रैल को। आगे थोड़ा सा हम पढ़ते हैं, मैप के माध्यम से हम लोग देख चुके हैं कि इस क्रांति का आह्वान जो है ये बांग्लादेश, आज के समय, उस समय तो भारत का ही अंग था, तो पहला बहरामपुर जो बांग्लादेश में वर्तमान समय में अभी पढ़ते हैं, इससे थोड़ा सा आगे बढ़ा, दमदम तक पहुंचा, दमदम से फिर आगे आपका बाहर करके आया, कहाँ आ गया? बैरकपुर 34वीं नेटिव इन्फेंट्री जहां मंगल पांडे थे, यहां से इस युद्ध का आह्वान लेकर के कहां पहुंचा? मेरठ पहुंचा। मेरठ जो कि उत्तर प्रदेश है, 20वीं नेटिव इन्फेंट्री के पास पहुंचा, और यहां से आगे बढ़ करके दिल्ली तक पहुंचा, जहां दिल्ली का शासक क्या था? बहादुर शाह पर कहते हैं, या बहादुर शाह द्वितीय की बात हम लोग करते हैं। वहां वो बूढ़ा सा शासक था, जिनको पेंशन दे करके अंग्रेज ने गद्दी पर नाम मात्र बैठा के रखा था, और वो बूढ़ा था, शासन नहीं कर पा रहा था सही ढंग से, लेकिन उसका शासन का काम उसके सैनिक बख्त खां, क्या नाम था उसका सैनिक का नाम? बख्त खां ही उस शासन को चला रहे थे। ये तो आह्वान देखिए, यहाँ से लेकर के ऐसे ऐसे ये जो 1857 का जो विद्रोह हुआ, मुख्य रूप से भारत के उत्तरी भारत तक ही रह पाया, दक्षिण भारत में नहीं फैल पाया, 7 सिस्टर राज्य में नहीं जा पाया, इधर कहते जम्मू कश्मीर क्षेत्र में नहीं जा पाया, यही वाले प्रांत में ये विद्रोह रह गया, ज्यादातर विस्तार नहीं कर पाया, और ये विद्रोह कहते हैं पूरे भारत में नहीं फैल पाया। इसी कारण से अगर पूरे भारत में फैलता तो हम लोग को आजादी जो है 1857 में ही मिल जाता, और इस युद्ध का कोई जो ना लक्ष्य नहीं था, सब अपने लिए लड़ रहा था। ये सेल्फिश टाइप का युद्ध था, कोई राष्ट्र के लिए, कोई नेशन के लिए ये युद्ध नहीं हुआ था, कोई सैनिक के लिए लड़ रहा था, कोई जमींदारी के लिए लड़ रहा था, कोई अपने दत्तक पुत्र को कहते हैं कि गद्दी पर बैठाने के लिए लड़ रहा था, तो सब कोई न कोई अपने मतलबी के लिए ये युद्ध चल रहा था, जिसके कारण से इस युद्ध में जीत नहीं पाया। और देखिए ये युद्ध चलते चलते कहाँ मेरठ से पहुंच गया, कहाँ? दिल्ली में। एक दिल्ली में कहते अंग्रेजों का एक बड़ा सा शस्त्रागार था। कैसा शस्त्रागार? हथियार का शस्त्रागार था, कहा जाता है। उस शस्त्रागार को जो ना भारतीय सैनिक ने दिल्ली में जा करके, देखिए कब पहुंचा दिल्ली में जा करके, किधर गया दिल्ली? 11 मई से। यहाँ देखिए 10 मई को आह्वान स्टार्ट हुआ था मेरठ से, 11 मई को दिल्ली पहुंचा, और 12 मई को दिल्ली पर जाकर भारतीय सैनिक ने अधिकार कर लिया था। और कहते हैं मुगल शासक उस समय कौन था? बहादुर शाह
द्वितीय उसका सेनापति ही उसको चलाने का काम करते थे। लेकिन भारतीय सैनिक ने जाकर के मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय को मनाने की कोशिश किया कि एज ए लीडर के रूप में 1857 का एज ए लीडर के रूप में, क्योंकि आप मुगल का राजा हैं, इस भारत के राजा रह चुके हैं, तो आप ही हम लोगों का नेतृत्व कीजिए। और इस बात को बहादुर शाह जफर ने भी स्वीकार किया। और जो है बहादुर शाह को कहीं ना कहीं गुस्सा था कि अंग्रेजवा उसको जो है पेंशन दे करके पहला मरवा करके बैठवा दिया था, इसको लगा कि यही मौका है अंग्रेजवा को मारने का, सब मेरे साथ है, मारेंगे, थूर थूर करके मारेंगे अंग्रेजवा को। ये अपना गुस्सा निकालने के लिए इस युद्ध में क्या हुआ था, शामिल हो गया था। ऐजे कहते हैं कि नेतृत्व करना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन इसका सारा देख रेख इसका सेनापति बख्त खां करते थे। आगे देखते हैं, दिल्ली का बहादुर शाह जफर एज ए नेतृत्व के रूप में काम करने लगे। और कहते हैं लखनऊ से बेगम हजरत मल जो है ना इस युद्ध में शामिल हुए थे। कानपुर से नाना साहेब शामिल हुए थे। ग्वालियर से तात्या तोपे शामिल हुए थे। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई शामिल हुए थे, जो खूब लड़ी, क्या कहते हैं, खूब लड़ी मर्दानी, झांसी वाली रानी कहलाती है। इसने अपने मतलबी के लिए, झांसी की रानी अपने मतलब के लिए इस युद्ध में लड़े थे, क्योंकि इनके दत्तक पुत्र, इनका कोई अपना पुत्र नहीं था, ये गोद लिया हुआ पुत्र, गोद प्रथा पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो गोद लिए हुए पुत्र को अपने गद्दी पे बैठाना था, लेकिन अंग्रेज ने ये गोद प्रथा को समाप्त कर दिया था। हड़प नीति के तहत लॉर्ड डलहौजी ने झांसी, सतारा को भी अपने आप में मिलाने की प्रयास किया था। इस नीति के खिलाफ जो है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई इस युद्ध में शामिल हुआ। देखिए सब अपना मतलबी से, बहादुर शाह जफर अपना मतलब के लिए, झांसी की रानी अपना मतलब के लिए, एगो होगा पटना से आपका पीर अली। ये पीर अली बाबा क्या करते थे, पटना में जो है बड़का सा दुकान खोल करके रखा था और एक राइटर के रूप में था। और ये भयानक पीर बाबा, जो मुसलमान दाढ़ी वाला पीर बाबा जो है, ये था तो मुस्लिम धर्म से, लेकिन ये राष्ट्र के प्रति, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, राष्ट्र के प्रति जब भी लड़ा है तो हिंदू मुस्लिम एक साथ लड़ा है, एक साथ मिल के लड़ा है और एक साथ मिल करके देश को आज़ादी करने में सहयोग दिया है। ये पीर अली बाबा जो थे, ये अपने पुस्तकालय में, अपने किताब का जो संग्रहालय था वहां ना ये भयानक सब चीज किताबें में लिखवाता था और किताब बेचता था। आदमी को खून खौलाने वाली बात खाली लिखता था किताब कि देखो कैसा था उस समय, चंद्रगुप्त मौर्य कैसा था, घनानंद कैसा था, जो कि वह वैसा युद्ध करके चाणक्य नीति को अपनाया था, चाणक्य कैसा था, एकदम आदमी के अंदर जोश भर देता। जो भी इसका किताब पढ़ता था ना, जोश में आ जाता था, भारत के लिए, राष्ट्र के लिए लड़ने को, मरने को, मिटने को तैयार हो जाता था। इस बात को लेकर के अंग्रेजवा को बड़ा गुस्सा लगा कि ऐसे तो ये तो पीर वली बाबा तो बर्बाद कर देगा, ये हम लोग को यहाँ से सुपरा साफ करवा देगा, सारा को जितने भारतीय है सारा को युद्ध में झोंक देगा, क्यों ना इसका दुकान में बुलडोजर चलवा दो, ना रहेगा इसका दुकान, और न तो इसका किताब कोई बेचेगा, और न तो इसका किताब कोई पढ़ेगा, और न तो राष्ट्र के लिए जागरूक होगा। इसका किताब का दुकान में बुलडोजर चलवा दिया था, बुलडोजर चला दी, बुलडोजर बाबा बनवा दिया इसको, इसका दुकान में बुलडोजर चला दिया। इसका तो अलग गुस्सा चल रहा था पीर बाबा का कि चलो बेटा तुम मेरा दुकान उजरवाया है, अब ही मौका मिला इस युद्ध में, आह्वान में इसको मौका मिल गया, किसको, पीर अली को इस युद्ध में लड़ गया। चलो तुम एक एक अंग्रेजवा को खोज खोज करके मारेंगे। और जब अंग्रेजवा को पिटा के मारने लगा ना, तो अंग्रेजवा भाग भाग करके किसी का घर में घुस जाता था, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी करता था। और भारतीय लोग वैसे कहता था कम हेयर, कम हेयर, कम हेयर, आओ चलो इन द हाउस, इन द हाउस, कहता बुला के घर में घुसा देता था। और घर में घुसा करके जो मार मारता था,
गेट बंद करके चाबुक से मारता था जैसे, क्योंकि इसके पास भारतीय के पास कोई वैसा औजार नहीं था, एकदम मारेगा, एकदम घातक कोई औजार नहीं था। मार के बेलना, छोलनी, बोरनी, झाड़ू, मुक्का, फैट जो मिलता था बांध करके जिसको जैसे मारने का मन होता था भयानक तरीका से मारता था। वो अंग्रेजवा से करवाता था घर में, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी करता था, एकदम छोड़ता नहीं था उसको। आप पता था प्लीज गिव मी, क्या कहता था, सुसाइड, प्लीज गिव मी सुसाइड। अपने आप को मरना चाह रहा था कि हम अपने आप को आत्महत्या करना चाहते, इतना मारता था ना, वो चाहता था मैं जिंदा रहने से बढ़िया है कि हम मर जाए। प्लीज किल मी करता था कि मार दो मुझे, मार दो, जिंदा मत रखो। क्योंकि बाहर के लोग जो ना मारबो न करता था, अब पूछता था बेटा तुम मेरे साथ ऐसे करेगा, दे थप्पड़, फिर पूछता दे थप्पड़, मारता था। एक हम तो ऐसा तब ऐसा सब भारतीय था, उखड़ी में मुंडी दे करके असमाज से कूटता था। बोल अंग्रेज बोल, और बेटा तुम यहाँ रहेगा समाट लेकर के उखड़ी में मुंडी देकर कूटता था अंग्रेजवा का। तब ना अंग्रेजवा कहता था प्लीज किल मी करता था। ऐसे करके बुला करके अंग्रेजवा को मारता था, पिटाता था। कोनो घर में घुस गया, प्लीज हेल्प मी, कम हियर इन द हाउस गया घर में आगे दे तरीका से मारता था। ये आगे हम लोग देखते हैं तो ये देखिए कहीं न कहीं सब जो है ना अपने मतलबी के लिए युद्ध लड़ रहा है, राष्ट्र के लिए कोई नहीं लड़ रहा। आगे देखते हैं बिहार से वीर कुंवर सिंह, बिहार से या जगदीशपुर लिखा हुआ रहेगा क्वेश्चन में, बिहार की जगह कहाँ कहीं पे ये जगदीशपुर बिहार में है। हाँ तो जगदीशपुर लिखा हुआ भी रहेगा आपको एग्जाम में, बिहार में कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से था वीर कुंवर सिंह जो कि क्या था, जमींदार था, भयानक जमीन था इसके पास। इसकी जमीन को जो अंग्रेज छीन लिया था। नहीं बेटा तुम इतना जमीन रखेगा, लो सारा जमीन का मालिक अंग्रेज होगा, तुम कौन सी जमींदार है, जमीन के लिए लड़ रहा था। हाँ इसको जो जमीन से बेदखल कर दिया था, इसका दिमाग में गुस्सा था बरल, यही मौका मिला था संतन का विद्रोह में। आओ बेटा अंग्रेज तुमको आज बताते हैं। ये अपने निजी मामला, अपना जमीन का खुन्नस निकालने के लिए इस युद्ध में लड़ रहा था। कौन, वीर कुंवर सिंह। कहाँ से, जगदीशपुर से। जगदीशपुर कहाँ है, बिहार में है। आगे देखते हैं इलाहाबाद से लियाकत अली साहब भी अपने मतलबी से लड़ रहा था, बरेली से खान बहादुर शाह, सब न सब कहीं न कहीं अपने मतलब के लिए इस युद्ध में, क्रांति में लड़ रहा था। और बात करते हैं इस युद्ध का विस्तार न होने के कारण इस युद्ध का जो ना कोई लक्ष्य नहीं था, किसी का कोई लक्ष्य नहीं था, सबका अपना लक्ष्य था कि हमको गुस्सा निकालना, भड़ास निकालना है, खाली जहां अंग्रेजवा मिल जाए उसको पुष्ट मारेंगे, उखड़ी में देखे उसको कूटेंगे, ऐसा सबका लक्ष्य था। इसका किसी और एक बात ये कहेंगे, ये युद्ध आपका जो ना नेत्र विहीन युद्ध था, इसका कोई नेतृत्व करने वाला नहीं था, नेत्र विहीन युद्ध था। कैसा लगा ये वीडियो पढ़ने में, गर्दा लगा कि ना? आप बताइए 1857 क्या विद्रोह आपसे छूट पाएगा? धुआं ना उड़ा दीजिएगा 1857 का विद्रोह में, धुआं उड़ा देना, गर्दा उड़ा देना है, एकदम। अब बस रहा इसमें कि एगो स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, और अच्छा लगा होगा वीडियो तो लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन तो जरूर बताइएगा, और शेयर दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। कमेंट तो नीचे 2-4 गो छाप ही दीजिएगा। चलिए